हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने 45 क्वेश्चंस यहां पे हिंदी के सिलेक्ट किए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले वीडियो री एग्ज़ाम के लिए और इसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दिया गया है सबसे पहले, निम्न में से किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? प्रविशेषण क्या होता है? तो दोस्तों, जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण आपको पता है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन जो विशेषण की ही विशेषता बतला देंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको प्रविशेषण बोलेंगे। तो इसमें बताना है किसमें प्रविशेषण नहीं है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, तो मुझे तो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण। मुझे तो थोड़ी ही भूख है। अब ही यहाँ पे जो है थोड़ी में और ज़्यादा बल दे रहा है और ज़्यादा थोड़ी को एम्फेसाइज कर रहा है या और ज़्यादा जोर डाल रहा है थोड़ी पर। तो ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। मुझे तो थोड़ी ही भूख है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे। खट्टे क्या हो जाएगा? विशेषण, जो कि संतरों की विशेषता बतला रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। और फिर देखिए, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। तो बहुत ही सुंदर, सुंदर यहाँ पे हो जाएगा विशेषण और बहुत ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो इन तीनों में प्रविशेषण है। और डी में दिया गया है बच्चे समझदार हो गए हैं। तो समझदार यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, जो कि बच्चों की विशेषता बतला रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रविशेषण नहीं है। बच्चे समझदार हो गए हैं, तो इसमें प्रविशेषण नहीं है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है घनिष्ठ का विलोम होगा। घनिष्ठ का विलोम आपको बताना है। दिया गया है बाहरी। तो बाहरी का विलोम क्या हो सकता है? अंदरूनी हो सकता है। अंदरूनी हो सकता है, या बाहरी का जो है घरेलू भी हो सकता है। दूरस्थ, तो घनिष्ठ का क्या हो जाएगा? दूरस्थ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दूरस्थ। और घटिया का क्या हो जाएगा? बढ़िया। और घटक, घटक का विलोम क्या होता है? घटक का विलोम होता है समुदाय। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दूरस्थ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक आपको बताना है। यशपाल, या विष्णु प्रभाकर, या मैथिली शरण गुप्त, या कबीर। तो झूठा सच ये जो है रचना है यशपाल की। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, यशपाल। और इसके अलावा यशपाल की रचनाएं आप याद रख सकते हैं, अमिता और देशद्रोही। देशद्रोही। विष्णु प्रभाकर की बात करते हैं तो इनकी दो रचनाएं आप याद रखेंगे, आवारा मसीहा और इसके अलावा सीमा रेखा। सीमा रेखा। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं तो इनकी जो है जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। और इसके अलावा साकेत और पंचवटी, ये सब रचनाएं हो जाती हैं मैथिली शरण गुप्त की। कबीर की रचनाओं में आप याद रखेंगे साखी, साखी सबद और रामायणी, रामायणी। और इनकी जो है एक रचना है बीजक। तो ये जो है कबीर की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे यशपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंचल पसारना दिया गया है देखने को इच्छुक होना, तो ये नहीं होगा। विचलित होना, ये भी नहीं हुआ। दया की भीख मांगना, ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दया की भीख मांगना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, कौन सा विशेषण निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण नहीं है? तो दोस्तों इसमें से बताना है कौन निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण नहीं है। तो विशेषण आपको पता है कि इसके चार भेद होते हैं। एक हो जाता है आपका गुणवाचक, गुणवाचक, और एक हो जाएगा आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तो इसमें जो है दो तरह के भेद होते हैं, एक निश्चित प्रमाणवाचक और एक जो है अनिश्चित, अनिश्चित प्रमाणवाचक। और इसी तरह तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक। तो ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, और इसमें भी दो तरह के हो जाएंगे, निश्चित और एक अनिश्चित।
और चौथा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो ये 4 भेद होते हैं। तो इसमें से बताना है कौन निश्चित परिमाणवाचक नहीं है। तो परिमाणवाचक यानी कि जो मात्रा का बोध कराते हैं, जो चीज़ें माप तौल करके आती हैं, तो उनकी जो विशेषता बतलाएंगे वो विशेषण क्या होंगे, परिमाणवाचक। निश्चित, जो निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे, जैसे कि 2 किलो आलू, 3 किलो सेब, ये सब। और अनिश्चित परिमाणवाचक, तो इसमें जो है निश्चित मात्रा नहीं होगी, जैसे कि कुछ या बहुत ज़्यादा या थोड़ा, ये सब जो है अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे दिया गया है 1 किलो से ज़्यादा आम मत लाना, तो 1 किलो ये जो है परिमाणवाचक है। और कौन सा, निश्चित, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो निश्चित परिमाण है। सैकड़ों लोग मारे गए, तो यहाँ पे जो है सैकड़ों लोग, अब सैकड़ों में जो है निश्चित नहीं हो रहा है कितने लोग मारे गए, तो यही हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर कपड़ा ये जो है क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। चाय में 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चीनी, ये भी जो है निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो अनिश्चित जो है एक ही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सैकड़ों लोग मारे गए, तो सैकड़ों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोध शब्द का समानार्थी क्या होगा। तो बोध का यहाँ पे आपको समानार्थी यानी कि पर्यायवाची आपको बताना है। दिया गया है बोझ, तो बोझ नहीं होगा। अनुभूति या विस्मृति या समझदार, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अनुभूति। इसके अलावा बोध का पर्यायवाची हो जाएगा समझ। समझ, यहाँ पे समझदार दिया गया है, तो समझदार नहीं होगा, समझ या समझदारी हो सकता है। तो समझ हो सकता है, बुद्धि, बुद्धि हो जाएगा बोध का पर्यायवाची। और इसके अलावा विवेक, विवेक या ज्ञान या जानकारी, तो ये सब जो है पर्यायवाची हो जाएंगे किसके, बोध के। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। देखा है छात्र, तो छात्र जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, छात्र जा रहा है ना कि छात्र जा रही है। स्त्रीलिंग इसका क्या होगा, छात्रा जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, छात्रा जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजन, राजन राजा को कहते हैं, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। सागर, तो बड़ा सागर या विशाल सागर, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। और अग्रजा, अग्रजा जो है, अग्रजा कहते हैं बड़ी बहन को, अग्रजा कहते हैं बड़ी बहन को, तो ये जो है क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना था अग्रजा। बड़ी बहन को अग्रजा कहते हैं, और छोटी बहन को क्या कहते हैं, तो छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। अनुजा मतलब क्या हो जाएगा, छोटी बहन। और अनुज मतलब छोटा भाई होता है, और अग्रज मतलब बड़ा भाई। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। दिया गया पुस्तक पढ़ा जरूर लेकिन समझ ना सका, तो पुस्तक पढ़ा जरूर, पुस्तक पढ़ा नहीं होगा, पुस्तक पढ़ी, क्योंकि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जरूर लेकिन समझ ना सका, ठीक है, तो ये तो अशुद्ध हो गया। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, तो केवल और मात्र ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो यहाँ पे या तो केवल लगाइए या तो मात्र लगाइए। तुम केवल बोलना जानते हो या तुम बोलना मात्र जानते हो, तो यहाँ पे जो है ये भी अशुद्ध हो जाएगा। इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्री रहते हैं, तो 3 स्त्री है, तो 3 स्त्री नहीं होगा, 3 स्त्रियां। बहुवचन है तो यहाँ पे स्त्री नहीं स्त्रियां होगा, 3 स्त्रियां हो जाएगा, 3 स्त्रियां। और रहते की बजाय यहाँ पे होगा रहती हैं, रहती हैं होगा, ठीक है। इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्रियां, तो बाद में जो आता है उसके अनुसार यहाँ पे क्रिया आती है, तो रहती हैं ये जो है हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, बिल्कुल सही है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द आपको बताना है, दिया गया है बहिरा, तो बहिरा नहीं होता है, इसका तत्सम होता है वधिर, ये जो है तद्भव हो जाएगा बहिरा, इसका जो है तत्सम क्या होता है, वधिर होता है। माला, माला भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका होता है मानिक। और सुई, सुई जो है ये भी तद्भव है, सुई का तत्सम क्या होता है, सूची होता है या सूचिका। सूची या सूचिका जो है तत्सम है, दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है, तो ये भी तद्भव हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लहसुन, ये जो है
तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, तो इसका तद्भव होता है लहसुन। लहसुन जो है क्या हो जाएगा, तद्भव। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, तो यहाँ पे वह के बजाय वह होता तो ज़्यादा सही होता। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं या वह कार्य बहुत ढंग से करता है। तो फिलहाल यहाँ पे काल पहचानना था। काल कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है, इसमें जो है लास्ट में रहा है या रही है, रही है या रहे हैं, ये सब शब्द आते हैं, वो होता है अपूर्ण वर्तमान, जहाँ पे काम चल रहा होता है वर्तमान काल में, जैसे कि वो खेल रहा है। और सामान्य वर्तमान, तो इसमें लास्ट में ता है, ती है, ये सब आते हैं। तो वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, ये जो है सामान्य वर्तमान हो जाएगा, जिसमें ता है या ती है या ते हैं आदि शब्द आते हैं। और संदिग्ध वर्तमान, तो इसमें जो है वर्तमान में किसी कार्य के होने में संदेह होता है, उसको क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान। जैसे कि वो स्कूल जाता होगा, जैसे कि वो स्कूल जाता होगा, वो स्कूल जाता होगा, या वो पढ़ता होगा, ये सब संदिग्ध वर्तमान में हो जाएंगे, जहाँ पे जो है संदेह होता है, यानी 100% आप नहीं कह सकते कि वो काम हो ही रहा होगा। वो स्कूल जाता होगा या वो पढ़ रहा होगा, तो इस तरह के वाक्य जो है संदिग्ध वर्तमान में आते हैं। और यहाँ दिए गए सामान्य भविष्यत, तो भविष्य काल में जो सामान्य घटनाएं होती हैं उसको सामान्य भविष्यत में रखते हैं, जैसे कि वह स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे वर्तमान काल की अगर बात करते हैं तो इसके कितने भेद होते हैं, 5। 3 यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और चौथा कौन सा हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा संदिग्ध हो गया संभाव्य, संभाव्य वर्तमान। तो इसमें जो है संभावना होती है किसी कार्य के होने की वर्तमान काल में, उसको क्या बोलेंगे, संभाव्य। इसमें जो है संभवतः या शायद ऐसे शब्द आते हैं। शायद वो आज लौटा हो, वो आज लौटा हो, या संभवतः वो सो रहा हो। तो इस तरह के वाक्य जो है संभाव्य में आ जाते हैं। और एक कौन सा बच गया, तो एक अपूर्ण, अपूर्ण हो गया, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान। तो इसमें वर्तमान काल में कोई घटना अभी अभी पूरी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्तमान। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, जिसमें किसी कार्य के अभी अभी पूरे होने का बोध होता हो, तो वहाँ पे जो है पूर्ण वर्तमान हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे सामान्य वर्तमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, तो दोस्तों पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा। और इस उपमा अलंकार में आप पहचान सकते हैं जहाँ पे सरिस या सम या सदृश या सा सी से, सा सी, ये सब शब्द आपको देखने को मिल जाए, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उपमेय की तुलना की जाती है किससे, उपमान से। तो उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उपमेय। और उपमान जो है जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाए, की जाए। तो पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे मन की तुलना की जा रही है किससे, पीपल के पत्ते से। पीपल पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के जैसे मन डोला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पीपर पात क्या हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा, क्योंकि इससे तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, मन की। तो मन हो जाएगा उपमेय, मन जो है क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और इसके अलावा उपमा अलंकार के और कौन कौन से अंग होते हैं, तो एक होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है, तो ये जो सा सी सरिस सम सदस्य, ये जो शब्द होते हैं तुलना वाले, इनको बोलते हैं वाचक शब्द। तो यहाँ सरिस जो है वाचक शब्द हो जाएगा, वाचक शब्द। और इसके अलावा जो है होता है साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म क्या होता है, तो जो उपमेय होता है और उपमान जो होता है, इसमें दोनों में जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं साधारण गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला किसके जैसे, पीपर पात के जैसे। तो डोला यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोला जो है हो जाएगा साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म। इसको एक आसान एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि सीता का मुख चंद सा
सुंदर है, सुंदर है। तो यहाँ पे सीता का मुख, मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। और चंद क्या हो जाएगा? उपमान। चंद से तुलना की जा रही है तो चंद हो जाएगा उपमान। सा हो जाएगा वाचक, वाचक शब्द। और सुंदर क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म। तो सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्र भी सुंदर है, तो दोनों में कॉमन हो गया सुंदर। ठीक है, तो ये जो है साधारण गुणधर्म हो जाएगा। और इसी के आधार पर उपमा अलंकार के दो मुख्य भेद हो जाते हैं, एक जो है पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा, और एक जो है लुप्त उपमा, लुप्त उपमा। तो पूर्ण उपमा में क्या होता है? इसमें चारों चीजें रहती हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। जहाँ पे चारों मौजूद होंगे वो हो जाएगा पूर्ण उपमा, और चारों में से कोई भी एक ना हो जिसमें, तो वो हो जाएगा लुप्त उपमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात के बारे में पूछा गया है, ये कौन सा अंग है उपमा अलंकार का? तो पीपर पात से तुलना की जा रही है मन की, तो ये हो जाएगा उपमान। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपमान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक या उत्प्रेक्षा या अनुप्रास या उपमा? तो यहाँ पे हो जाएगा वो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? इसमें जो है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप में, उपमेय में उपमान का जहाँ पे भेद रहित आरोप होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। या हम कह सकते हैं आसान शब्दों में, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम का जो नाम है इसको क्या बोल दिया गया? रत्न बोल दिया गया, रत्न धन। तो राम जो है उपमेय हो जाएगा और रत्न क्या हो जाएगा? रत्न धन, ये उपमान हो जाएगा। तो राम के नाम को क्या बोल दिया गया? रत्न, रत्न के समान धन बोल दिया गया, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा? ये रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें राम के नाम की तुलना नहीं की जा रही कि राम का जो नाम है ये रत्न जैसा है, बल्कि रत्न ही डायरेक्ट बोल दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अब दिए गए हैं, अवलंब शब्द का विलोम बताइए। अवलंब का विलोम क्या होगा? समलंब, समलंब नहीं हुआ, आलंब भी नहीं हुआ, निरालंब। अवलंब का विलोम क्या होता है? निरालंब। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बताइए अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? और अभ्यंतर, अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? इसके अलावा ओतप्रोत, ओतप्रोत का विलोम क्या होगा? और ऋजु, ऋजु का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। अभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य, और आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। ओतप्रोत का क्या हो जाएगा? इसका विहीन, किसी चीज से ओतप्रोत और किसी चीज से विहीन, तो ये जो है अपोजिट हो जाएगा। ऋजु, ऋजु मतलब क्या होता है? सीधा, और वक्र मतलब टेढ़ा। ठीक है, तो ऋजु का क्या हो जाएगा? वक्र। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, यह है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। तो किंचित जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? किंतु, किंतु नहीं होगा, थोड़ा, या कुछ, या कभी। तो दोस्तों किंचित का हो जाएगा कुछ, किंचित का जो है तत्सम क्या होगा? कुछ होगा। या कुछ का तत्सम जो है किंचित भी होता है और इसके अलावा कश्चित भी होता है। कुछ का तत्सम जो है कश्चित भी हो सकता है और किंचित दोनों हो सकता है। ठीक है, वो जो है आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया थोड़ा, थोड़ा का तत्सम क्या होगा? थोड़ा का होता है स्तोक। और कपड़ा का बताइए तत्सम क्या होगा? कपड़ा का। और कुम्हड़ा, कुम्हड़ा का क्या होगा? और खेल का क्या होगा? खेल। और इसके अलावा गेंद का बताइए क्या होगा? गेंद और गाजर। तो कपड़ा का हो जाएगा करपट, कुम्हड़ा का क्या होगा? कुम्हड़ा का हो जाएगा कूष्मांड, कूष्मांड। और खेल का हो जाएगा खेला, खेला। गेंद का हो जाएगा कंदुक,
गेंद का कंदुक हो जाएगा, गाजर का हो जाएगा गृजन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विशेषण है। तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण है बताना है। तो कैसे पहचान सकते हैं विशेषण, तो शब्द के साथ आप संज्ञा लगा दीजिए तो जो है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो क्षेत्रीय के साथ जो है संज्ञा लगाइए, जैसे क्षेत्रीय आदमी या क्षेत्रीय नेता, तो यहाँ पे संबंध है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और क्षोभ, तो क्षोभ आदमी आप कहेंगे तो सेंस नहीं बनेगा, तो ये जो है विशेषण नहीं है, ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्षोभ जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और जांचना जो है क्रिया हो जाएगी। और पक्ष, तो पक्ष भी जो है क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। पक्षीय होता तो विशेषण हो सकता था। इसी तरह क्षोभ का जो है क्षुब्ध होता, क्षुब्ध आदमी आप कह सकते हैं, तो क्षुब्ध जो है विशेषण हो जाएगा, लेकिन क्षोभ ये जो है भाववाचक संज्ञा होगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्षेत्रीय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ये है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में, या 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन में, या 28 से 30 अगस्त 1975 मालदीव में, या 28 से 30 अगस्त 1978 कोपेनहेगन में। तो दोस्तों द्वितीय हिंदी विश्व सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, 28 से 30 अगस्त 1976। कहाँ पे, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में। पोर्ट लुई में जो है ये दूसरा हुआ था। अगर पहले की बात करें, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी के बीच में, 10 से 14 जनवरी 1975 कहाँ पे हुआ था, तो ये नागपुर में हुआ था, भारत में। और द्वितीय ये हो गया मॉरिशस में। और तृतीय की बात करते हैं, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो तीसरा हुआ था 28 से 30 अक्टूबर 1983 में। कहाँ पे, नई दिल्ली। और अभी तक कितने हुए, तो अभी तक 11 हुए हैं। 11वां कहाँ पे हुआ था, तो 11वां जो है हुआ था आपका 2018 में। 2018 में कहाँ पे, तो ये भी मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस में जो है 11वां हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए 12वां कहाँ पे होगा, तो 12वां जो है आपका फरवरी में ही होगा, 15 से 17 फरवरी। 15 से 17 फरवरी के बीच में इसी साल 2023 में कहाँ पे होगा, फिजी जो देश है यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जो है इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी होने वाला है, तो ये जो है पूछा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस पोर्ट लुई। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चतुर्धनभुज या चतुर्धनभुज, तो ये दोनों नहीं होगा। चतुर्धनभुज ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन डी चतुर्धनभुज। और यहाँ पे कौन सी संधि है, तो ये जो है विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी, विसर्ग संधि। और यहाँ पे विसर्ग संधि का कौन सा रूल लग रहा है, तो दोस्तों अगर विसर्ग है, ये विसर्ग के पहले अगर छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ करके, आ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, और बाद में क्या आ जाए, बाद में कोई घोष वर्ण आपको मालूम है कि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण जो होता है ये घोष वर्ण होता है। ठीक है, घोष वर्ण, कोई भी घोष वर्ण आ जाए, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और इसके अलावा जो है या, ला या वा या हा में से कोई वर्ण आ जाए, और या जो है कोई स्वर आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो विसर्ग जो होता है ये चेंज हो जाता है अधर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चतुर्धनभुज, तो यहाँ पे जो है विसर्ग के पहले कौन सा स्वर आ गया, ऊ, छोटा ऊ आ गया विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद भा आ गया, तो भा जो है पा फा बा भा, पावर का चौथा व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पे ये रूल लग जाता है। तो आधा रा बनेगा, और आधा रा जो है ऊपर लगता है, तो चतुर्भुज हो जाता है इस तरह से। ठीक है, और इसके जो है और उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, तो दो धन जन, तो यहाँ पे भी विसर्ग के पहले ऊ है,
और बाद में जा है, चा छा जा, तीसरा वर्ण, तो तीसरा आएगा तब भी रूल लग जाएगा। तो यहाँ भी दो धन जन क्या हो जाएगा, दुर्जन। दो धन जन क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे कि बहिमुख, बहि धनमुख, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या आ गया, छोटी ई, और इधर जो है माँ आ गया, पा फा बा भा माँ, पांचवा अक्षर। तो यहाँ भी यही रूल लग जाएगा, क्या बन जाएगा, बहिर्मुख, बहिर्मुख हो जाएगा। और इसी तरह से निधन औषध, निधन औषध, तो विसर्ग के पहले छोटी ई है और बाद में अ है, तो कोई स्वर आएगा तब भी कोई स्वर आ जाएगा विसर्ग के बाद, और पहले जो है कोई स्वर आ जाएगा, तो यही रूल लग जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो विसर्ग जो है आधार रा में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, निर आधार रा बनेगा। लेकिन ये जो अ है, ये अ जो है इसके साथ लगेगा, तो ये जो है आधार रा हट जाएगा, ठीक है, अ की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा निरो और फिर सद, निरोसद, ठीक है, निधन औसत क्या बन जाएगा, निरोसद। तो इधर अगर स्वर होगा तो जो है रा, ये जो आधा है ये पूरा बन जाएगा, और जो स्वर होगा उसी की मात्रा लग जाएगी। अगर स्वर नहीं व्यंजन है तो आधा रा जो है ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चतुर्भुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है, क्या है ये, संज्ञा है या विशेषण या क्रिया विशेषण या संबंध बोधक। तो रेखांकित शब्द है अत्यंत, ये जो है हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, तो ये जो है क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, या विशेषण की, या क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण की। तो ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं या विशेषण की या क्रिया विशेषण की, तो उनको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं, उनको क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो क्रिया विशेषण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे माधवी अत्यंत तो सुंदर गाती है, गाती है क्रिया है, कैसा गाती है, सुंदर, तो इसकी विशेषता बतला रहे हैं सुंदर, तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा सुंदर। और सुंदर की भी विशेषता बतला रही है, कितना सुंदर गाती है, तो अत्यंत सुंदर गाती है, तो ये भी जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अत्यंत भी क्रिया विशेषण यहाँ पे, और सुंदर भी। और कैसा क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। तो यहाँ पे अत्यंत जो है क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मात्रा बतला रहा है, तो क्रिया विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, गोपनीय का विलोम क्या होगा। गोपनीय का विलोम आपको बताना है, पारदर्शी या राज या शासकीय या जिज्ञासु। तो गोपनीय यानी कि गुप्त, इसका विलोम क्या हो जाएगा, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसमें कुछ भी छुपाया ना जाए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए सृष्टि का विलोम क्या होगा, सृष्टि और स्थूल और वैमनस्य, वैमनस्य और वैभव। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। स्थूल का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। वैमनस्य मतलब क्या होता है, दुश्मनी, और इसका क्या हो जाएगा, मैत्री, मैत्री या सौमनस्य। और वैभव, वैभव का क्या हो जाएगा, दारिद्र्य, दारिद्र्य या दरिद्रता। तो फिलहाल यहाँ पे गोपनीय का होगा पारदर्शी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अत्युच्च शब्द में उपसर्ग है, तो अत्युच्च इसमें उपसर्ग आपको बताना है कौन सा है। तो अति धन उच्च, उच्च में अति लगाते हैं तो बन जाता है अत्युच्च। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे यण संधि है, यण संधि यहाँ पे हो जाती है अत्युच्च में, तो अति यहाँ पे उपसर्ग लग जाएगा। इसी तरह अत्यंत, अति धन अंत हो जाता है अत्यंत, यहाँ भी यण संधि हो जाती है। और इसी तरह से जो है अत्यल्प, अति धन अल्प हो जाता है अत्यल्प, यहाँ भी यण संधि है। और इसके अलावा बताइए अतीत, अतीत में जो है कौन सा हो जाएगा उपसर्ग। और इसके अलावा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, तो अतीत जो है अतिधन इत से बना है, अतिधन इत, और यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है तो बन जाता है अतीत। और इसी तरह से अतिधन इंद्रिय से बन जाता है अतीन्द्रिय, तो यहाँ भी जो है इन दोनों में भी अति उपसर्ग है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है। तो अगर हम मात्रिक छंद की बात करते हैं तो ये 3 तरह के होते हैं, एक जो है सममात्रिक, और एक जो है अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, और एक जो है विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद होते हैं। तो सममात्रिक में जो है सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, यानी कि सभी चरण समान होते हैं, सभी चरण समान। जैसे कि चौपाई हो जाता है, चौपाई में जो है सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इसके अलावा रोला हो जाता है, रोला हो गया, गीतिका हो जाता है, गीतिका हो गया, हरि गीतिका हो गया। ये सब जो है क्या हो जाते हैं, सममात्रिक छंद के उदाहरण। अर्ध सममात्रिक में जो है इसमें 4 चरण होते हैं। तो जो विषम चरण होते हैं उसमें समान मात्राएं होती हैं और सम चरण में समान मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी पहले और तीसरे चरण में दोनों में समान मात्राएं होंगी और सम चरण में दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होंगी। जैसे कि हो जाता है आपका दोहा, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, दोहा, सोरठा, बरवे, ये सब जो है अर्ध सममात्रिक हैं। तो दोहा में जैसे कि विषम चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में जो है 11-11, सम चरण में 11-11। और सोरठा में जो है इसका उल्टा हो जाता है, विषम में 11-11 और सम में 13-13। और बरवे में जो है क्या होता है, 12 मात्राएं होती हैं, 12-12 विषम चरण में और 7-7 मात्राएं होती हैं सम चरण में। और विषम मात्रिक में क्या होता है, इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं और सभी चरणों में मात्राएं समान नहीं होती हैं। इसमें जो है मात्राएं समान नहीं होती हैं, सभी चरणों में मात्राएं समान नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो जो है विषम मात्रिक हो जाते हैं। और विषम मात्रिक में जो है कौन सा हो जाता है, तो विषम मात्रिक में आपका कुंडलिया हो जाता है, कुंडलिया हो जाता है और छप्पय। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, दोहा, ये अर्धसम हो जाएगा, सोरठा भी अर्धसम हो जाएगा, चौपाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चौपाई में जो है चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चौपाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा में जो है विषम चरण जो होता है, यानी पहला और तीसरा चरण, पहले और तीसरे चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11। और जो सम चरण होते हैं, यानी कि दूसरा और चौथा चरण होता है, उसमें जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। तो विषम चरणों में पूछा गया तो 11-11 मात्राएं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, कसौटी शब्द है, कसौटी शब्द जो है कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो कसौटी जो है ये है तद्भव शब्द, कसौटी जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है कस पट्टिका, कस पट्टिका, ये जो है इसका हो जाता है तत्सम। और इसके अलावा बताइए, गाड़ी, ये जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, चोरी का क्या होगा, और चिड़िया का तत्सम क्या होगा। और इसके अलावा ढीठ, ढीठ का तत्सम क्या होगा, तो गाड़ी का हो जाएगा गार्थ, चोरी का हो जाएगा चौर्य, और चोर का क्या होता है, चोर का होता है चौर, चिड़िया का क्या हो जाएगा, चटिका, और ढीठ का हो जाएगा दृष्ट। तो फिलहाल यहाँ पे कसौटी जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द, दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो कौन जो है ये सर्वनाम है, इसका गुणवाचक शब्द आपको बताना है। तो सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो हो जाता है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी 3 हो जाते हैं, एक जो है उत्तम पुरुष, एक जो है मध्यम पुरुष, और एक जो है अन्य पुरुष। और दूसरा आपका हो जाएगा निजवाचक, निजवाचक में जो है स्वयं या खुद या आप, ये सब शब्द आ जाते हैं। और तीसरा सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक जो है इसमें ये या वो, जैसे ये लड़का वो लड़का, ये सब आ जाते हैं। और चौथा सर्वनाम का भेद हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जिसमें कोई या कुछ जैसे सर्वनाम आ जाते हैं। और
पांचवा हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक तो इसमें जो है जो सो या जिसकी उसकी, जो सो जो बोओगे सो काटोगे, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो संबंधवाचक ये हो जाते हैं जो दो बातों में संबंध दर्शाते हैं। और छठवां कौन सा हो जाएगा, तो छठवां हो जाएगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अब यहाँ पे कौन, ये जो है कैसा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक। और इसका गुणवाचक आपको बताना है, तो कितना, कैसा, या कितना, या किस, तो इसका हो जाएगा कैसा। कैसा तो कैसा आप पूछेंगे तो इससे क्या पता चलेगा, कैसा मतलब उसका गुण कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कौन सर्वनाम का गुणवाचक जो है क्या हो जाएगा, कैसा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अहीर का तत्सम शब्द है। अहीर का तत्सम आपको बताना है क्या होगा, अभीर या अधीर या अस्थिर या अजीर्ण। तो अहीर का तत्सम हो जाएगा अभीर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है बताइए अलग का तत्सम क्या होगा, अनूठा का तत्सम क्या होगा, ईख का तत्सम क्या होगा, और इसके अलावा ईंट। तो अलग का हो जाएगा अलग्न, और अनूठा का क्या हो जाएगा अनुत्थ, ईख का हो जाएगा ईख का हो जाएगा सॉरी ईख का हो जाएगा इच्छु, और ईंट का हो जाएगा इष्टिका। तो फिलहाल यहाँ पे अहीर का अभीर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है श्लाका का तद्भव है। श्लाका ये जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो सांप। सांप जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, सर्प होता है। और सलाई, श्लाका का तद्भव क्या हो जाएगा, सलाई। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। और सांवला ये क्या है, तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा, तो सांवला का तत्सम होता है श्यामल। और श्लोक ये जो है तत्सम है, तो यहाँ पे श्लाका का तद्भव सलाई हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, 15 या 25 या 18 या 22। तो दोस्तों अगर हिंदी भाषा की बात करते हैं तो इसकी जो है उपभाषाएं कितनी हो जाएंगी, उपभाषा इसकी जो है 5 हो जाती हैं। एक हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और एक जो है आपका हो जाएगा दूसरा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और एक जो है तीसरा हो जाएगा आपका बिहारी, बिहारी हिंदी, और चौथा आपका हो जाएगा पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और पांचवा हो जाएगा राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, तो इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, तो इसमें जो है आपका हो जाता है बुंदेली, बुंदेली, कन्नौजी, कन्नौजी, ब्रज, और खड़ी बोली, खड़ी बोली जिसको कौरवी भी बोलते हैं, और इसके अलावा बांगरू। और पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी में आपकी जो है अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में जो है कौन कौन सी बोलियां आ जाती हैं, तो मगही आ जाती है आपकी, भोजपुरी, मगही और भोजपुरी और मैथिली। और पहाड़ी हिंदी में जो है आपकी आ जाएगी कुल्लुई, कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। और राजस्थानी हिंदी में जो है आपकी जयपुरी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, और एक जो है मारवाड़ी। तो यहाँ पे कितनी बोलियां हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो है पश्चिमी हिंदी में 5 हो गई, 5 और 3 8 और 3 11, 11 3 14 और 4 18। तो 18 यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, 18 जो है ये प्रमुख बोलियां हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन प्रमुख की बात करते हैं तो 18। और कभी कभी जो है 17 देता है ऑप्शन में, तो या तो 18 देगा या 17, तो जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अनुसार आपको करना है। तो 18 यहाँ पे, और 17 जब करते हैं तो कुल्लुई को हटा देते हैं, ठीक है, तो उस तरह से 17 हो जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 18 ऑप्शन में, तो 18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है दिया गया है नैसर्गिक का उचित पर्यायवाची शब्द चुनिए। नैसर्गिक इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा, स्वर्गिक नहीं होगा, सरल नहीं होगा,
सुंदर भी नहीं होगा, प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। या जो है इसके अलावा नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो सकता है, स्वाभाविक हो सकता है, स्वाभाविक हो सकता है, और इसके अलावा वास्तविक हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे प्राकृतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं संरचना शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द चुनिए। संरचना का पर्यायवाची बताना है सुधार या बनावट या उपचार या रचित। तो संरचना का जो है यहाँ पे बनावट इसका राइट आंसर हो जाएगा। संरचना का जो है पर्यायवाची बनावट हो सकता है, इसके अलावा गठन हो सकता है, गठन या रूप या रचना। तो ये सब जो है संरचना के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। इन पंक्तियों में छंद आपको बताना है, छंद कौन सा है, चौपाई, बरवे, सोरठा या रोला। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मात्राएं गिनना है, और मात्राएं या तो लघु होती हैं, लघु मात्रा होगी, या गुरु। तो लघु मात्रा जो है किसके लिए आती है, छोटा आ के लिए, या जो है छोटी ई या छोटा ऊ के लिए। तो लघु मात्रा जो है छोटा आ, छोटी ई या छोटा ऊ के लिए, और बाकी जो इसके अलावा बच गए उसके लिए जो है गुरु मात्रा आती है, चाहे वो बड़ा आ हो, या जो है बड़ी ई हो, या बड़ा ऊ हो, या ए या ए, या ओ या औ। तो इनके लिए जो है गुरु मात्रा लिखी जाती है, और गुरु मात्रा का सिंबल होता है ये, और ये जो है 2 मात्रा के बराबर काउंट होती है। और लघु का सिंबल एक लाइन होता है जो कि 1 मात्रा के बराबर काउंट किया जाता है इसको। तो यहाँ पे जो है रावण, यहाँ पे बड़ा की मात्रा है तो गुरु लगेगा। यहाँ पे वाह यानी कि कोई मात्रा नहीं है, तो कोई मात्रा नहीं है तो यानी कि जो है उसके साथ छोटा आ की मात्रा होती है, और छोटा आ के लिए लघु लगता है। यहाँ भी छोटा ओ की मात्रा है लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ पे गुरु हो जाएगा, और छोटी के लिए जो है लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, लघु लघु, गुरु गुरु। तो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। तो पहले चरण में 16 मात्रा हो गई, और दूसरे चरण में भी देख लेते हैं। तो देखी, तो इसके लिए भी गुरु लगेगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा है इसके लिए लघु। विभीषण लघु और गुरु, लघु 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 लघु, और यहाँ दीर्घ, यहाँ दीर्घ यानी कि गुरु। तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। तो 16 मात्रा यहाँ दूसरे भी चरण में है। तो 16 मात्राएं चारों चरण में होती हैं, आगे गिनने की जरूरत नहीं है आपको। तो वहाँ पे क्या होता है, चौपाई। ऑप्शन ए यहाँ पे चौपाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौपाई में जो है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद होता है। बरवे में जो है विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्रा होती है। सोरठा में विषम चरण में 11 मात्रा और सम चरण में जो है 13 मात्रा होती है। रोला में जो है प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, और जो 11वां और 13वां मात्रा होती है उस पर जो है यति यानी कि विराम होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है चौपाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहस्त्राक्ष शब्द में कौन सा समास है। तो सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष इसका समास विग्रह क्या होगा, सहस्त्र है आंखें जिसकी, सहस्त्र है आंखें जिसकी, अर्थात इंद्र। तो सहस्त्र है आंखें जिसकी अर्थात कौन, इंद्र। सहस्त्राक्ष कहते हैं इंद्र को। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, वहाँ पे किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। जहाँ पे जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी अन्य पद की ओर संकेत किया जा रहा हो, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे सहस्त्र और अक्ष 2 पद हैं, और इन दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि एक अन्य पद इंद्र की प्रधानता है। तो जहाँ पे सामासिक पद किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करेगा वहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं, जैसे कि आपका जो है खगेश, तो खगों का ईश, खगों का ईश्वर कौन हो जाता है, गरुड़। तो यहाँ भी एक अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, खगेश कहते हैं गरुड़ को, इसलिए ये भी बहुव्रीहि समास हो जाता है। एक दंत, एक है दांत जिसके अर्थात गणेश जी, तो ये भी जो है बहुव्रीहि समास का हो जाता है। और इसके अलावा 12 सिंगा, 12 सिंगा, तो 12 है सींगे जिसकी, तो अर्थात एक जानवर। 12 सिंगा का अर्थ ये नहीं होगा 12 सिंगों का समूह,
12 सिंहों का समूह अगर होता है इसका अर्थ, तो जो है तब तो द्विगु समास हो जाता, लेकिन 12 सिंघा एक जानवर होता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, खगेश, एकदंत, 12 सिंघा, ये सभी जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो जाता है, या कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, पहला पद विशेष और दूसरा विशेषण हो जाता है, और या फिर उपमेय उपमान का संबंध होगा, उपमेय, पहला पद उपमेय हो जाएगा और दूसरा पद उपमान, या इसका उल्टा भी हो सकता है, पहला उपमान और दूसरा उपमेय। तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमुख दिया गया है, तो चंद्रमुख, मुख जो है क्या हो गया, उपमेय, और चंद्र जो है उपमान, तो यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध है, तो इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। मृग नयन, नयन जो है क्या हो जाएगा, नयन जो है उपमेय हो जाएगा, मृग जो है उपमान, तो यहाँ भी कर्मधारय हो जाएगा। और नराधम, धम, नर धन अधम से बना है, अधम जो है क्या हो जाएगा, अधम जो है हो जाएगा विशेषण, और नर जो है विशेष है, तो यहाँ भी विशेषण विशेष का संबंध है, इसलिए यहाँ भी कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोपहर, दो पहरों का समूह, और ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु, जहाँ पे पहला पद जो है संख्यावाचक होता है वहाँ पे हो जाता है द्विगु समास, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? इसमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा है? प्रत्यय आपको पता है कि बाद में लगता है। नगर, तो यहाँ पे जो है कोई प्रत्यय नहीं है, सागर में भी कोई प्रत्यय नहीं, अगर में भी नहीं है, तो ये तीनों जो है प्रत्यय युक्त नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाजी में जो है गर लगाते हैं, गर प्रत्यय यहाँ पे लगा है, गर प्रत्यय से बन गया बाजीगर। और गर प्रत्यय से और कौन कौन से शब्द होते हैं, तो सौदागर हो जाता है आपका, सौदागर, जादूगर, जादूगर या रफूगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थवाची शब्द समूह की पहचान करें। तो दिया गया है आँख, अक्षी और अक्ष। तो अक्ष मतलब धुरी भी होता है, आँख भी होता है, अक्षी का मतलब भी आँख होता है, और आँख का मतलब भी आँख होता है, लेकिन अली मतलब क्या होता है, भौरा। तो ये जो है अनेकार्थी शब्द समूह, यहाँ पे भौरा अलग हो गया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अंग, अंग का मतलब अवयव भी होता है, अंश भी होता है, शरीर भी होता है, तो ये जो है यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। कान, तो कान का पर्यायवाची यहाँ पे श्रुति भी हो जाता है, मतलब कान का अर्थ एक श्रुति भी हो जाता है, कर्ण भी होता है। और कक्षा, कक्षा यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और नाक, नाक का अर्थ जो है स्वर्ग नहीं होता, नाक केसर भी नहीं होता। इज्जत, नाक का अर्थ इज्जत हो सकता है, तो फिलहाल यहाँ भी दो नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये जो है चारों शब्द अनेकार्थवाची शब्द समूह हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है, दिया गया, मुँह को होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, दबहु सकल कलिमल दहन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विरोधाभास, अन्वय, रूपक या विभावना? तो दोस्तों यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। विभावना अलंकार में क्या होता है, इसमें बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, तो जहाँ पे बिना कारण के कार्य हो जाए वहाँ पे विभावना होता है। दिया गया, मुँह को होई वाचाल, यानी कि जो गूंगा है, मूक मतलब गूंगा, गूंगा हो जाता है वाचाल, गूंगा बोलने लगता है। पंगु चढ़े गिरवर गहन, और पंगु यानी कि लंगड़ा, लंगड़ा चढ़ जाता है, गिरवर मतलब पहाड़ पर। तो जब मूक जो है गूंगा यानी कि बोलने लगता है, और जो लंगड़ा है वो पर्वत पर चढ़ जाता है। जासु कृपा सुदयाल, तो वो जो दयाल यानी कि प्रभु हैं उनकी कृपा से ऐसा हो जाता है। दबों सकल कलिमल दहन, जब वो दबित होते हैं, सकल कलिमल यानी कि सारे, कलिमल मतलब कलयुग के पाप, दहन मतलब जल जाते हैं। तो जब उनकी कृपा होती है तो सारे कलयुग के पाप जो है जल जाते हैं। तो मुंह को होई बचाल, गूंगा तो बोल नहीं सकता, तो गूंगा है लेकिन बोल रहा है, और जो लंगड़ा है वो चल रहा है, तो यहाँ पे बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन आपको बताना है, या, रा, ला, वा। तो ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से, तो चार हैं, या, रा, ला, वा, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, या, रा और ला और वा। और अगर हम बात करते हैं पार्श्विक की, तो पार्श्विक जो है कौन सा हो जाता है, पार्श्विक जो है ला हो जाता है। ऐसा व्यंजन जिसको बोलने से जो, पार्श्व मतलब बगल,
हवा बगल से निकल जाती है। तो ला को आप बोल के देखिए, हवा आपको लगेगा कि जीभ के दोनों बगल से निकल जा रही है, तो ला जो है पार्श्विक हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रा की बात करते हैं तो रा जो है ये होता है, रा जो है लुंठित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं रा को। इसको बोलने से आपकी जीभ की नोक में कंपन होता है, इसलिए इनको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। अत्यधिक, पांच जन, स्रोत, वागर्थ। तो यहाँ पे अत्यधिक दिया गया है, तो अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक, ये जो है शुद्ध होगा। पांच जन्य, तो ये जो है अशुद्ध है। पांच यहाँ पे इया लगेगा, पांच जन्य। तो याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे जो आधा ना आया है, या तो यहाँ पे अनुस्वार लगा सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं पांच जन्य। अगर अनुस्वार की जगह हमें आधा अक्षर लगाना है, तो जो अक्षर बाद में आया है, ये जो अनुस्वार के बाद जो अक्षर है चा, उसी वर्ग का जो है आधा अक्षर आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे चा वर्ग का जो है चा सा जा इया, उसी वर्ग का पंचम अक्षर का आधा अक्षर यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप अनुस्वार लगाइए। अनुस्वार वाला हालांकि ज़्यादा शुद्ध माना जाता है और ये भी शुद्ध होगा। तो ये जो है शुद्ध वर्तनी होगी इसकी, पांच जन्य। जैसे कि आपका जो है संपूर्ण होता है, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं संपूर्ण, ये भी शुद्ध है, या फिर जो है पा वर्ग का पंचम अक्षर लगा सकते हैं यहाँ पे आधा अक्षर, तो सम पूर्ण ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आधा अक्षर आपको यहाँ पे जो है जो लाना है, जैसे कि यहाँ पे आधा मा आ गया, तो आधा मा जो है पा वर्ग का पंचम अक्षर होता है। जैसे कि संदिग्ध, तो आप या तो संदिग्ध ऐसे लिख सकते हैं संदिग्ध, या अनुस्वार की जगह आप आधा अक्षर लिखना चाहते हैं, तो अनुस्वार के बाद दा आया है, तो दा जो है किस वर्ग का है, ता वर्ग का, तो उसी वर्ग का जो है पंचम अक्षर आप लिख सकते हैं आधा अक्षर के रूप में। तो ऐसे आप लिख सकते हैं सन और आधा अक्षर और दिग्ध। ठीक है, तो ये दोनों शुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे आधा ना दिया गया है, जबकि यहाँ पे चा वर्ग का ही पंचम अक्षर आना चाहिए था, तो इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। और स्त्रोत, तो स्त्रोत जो है ये अशुद्ध है, स्त्रोत नहीं होता, स्तोत्र होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही वर्तनी होगी। वागर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वागर्थ यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी, नूतन ब्रह्मचारी। तो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, परीक्षा गुरु। और इसके जो है लेखक कौन है परीक्षा गुरु उपन्यास के? तो इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जो है इसके लेखक हो जाते हैं। चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता के लेखक हो जाते हैं देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। त्रिवेणी, त्रिवेणी जो है किसकी रचना है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामचंद्र शुक्ल। और नूतन ब्रह्मचारी ये जो है किसकी रचना है? तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट की ये रचना हो जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? दिया गया है सूर्य ह्रास, तो सूर्य ह्रास नहीं होगा, गलत हो जाएगा, खग्रास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है, ये सूर्य है ये जो है पूरी तरह से ढक जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? खग्रास। और किरीट किसको बोलते हैं? तो जब सूर्य पूरा ढक जाता है लेकिन इसके चारों तरफ जो है एक चमक होती है, एक लाइनिंग होती है चमक जैसी रिंग के आकार की, तो इसको क्या बोलते हैं? किरीट, या इसको कोरोना भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खग्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्राचीन आदर्श के अनुकूल जो चलता है उसको क्या बोलेंगे? गतानुगतिक, गतानुगतिक। और यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन आदर्शों के अनुकूल चलता है, रूढ़िवादी टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं? गतानुगतिक बोलते हैं। तो यही जो इसका राइट आंसर है। बाकी जो है गोतीत, गोतीत मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों से जाना ना जा सके। ठीक है, जो इंद्रियों से जाना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? गोतीत। और जिगीषु किसको बोलते हैं? जो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखता है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे? जिगीषु। छिद्रान्वेषी किसको बोलते हैं? तो जो छोटी छोटी गलतियां निकालता है, छिद्रान्वेषी।
जो छोटे छोटे दोष या छोटी छोटी गलतियां देखता है उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो अंश इसका मतलब होता है कंधा, और ये वाला जो अंश है इसका मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अंश मतलब कंधा और अंश मतलब भाग। और इसके अलावा बताइए जो है कृपण, कृपण और कृपाण, और इसके अलावा जो है कांति और क्रांति, और पथ और पथ्य। तो ये जो है समोच्चारित शब्द हैं। तो यहाँ पे कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस, और कृपाण मतलब क्या होता है, तलवार। कांति मतलब क्या होता है, चमक, और क्रांति मतलब बदलाव या परिवर्तन। पथ मतलब रास्ता, और पथ्य मतलब क्या होता है, रोगी का भोजन, रोगी का भोजन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है गे और गे शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो गे और गे, गे मतलब क्या होता है, गाने योग्य। तो गाने योग्य यहाँ दिया गया है और यहाँ इन दोनों में, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाएंगे। और ये जो गे है इसका मतलब होता है जो जाना जा सके। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, गाने योग्य, और इस गे का मतलब हो जाएगा जो जाना जा सके। और इसके अलावा बताइए चपत, चपत और चंपत, और दारू और दारू। यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा इस तरह से लगती है और छोटा ओ की मात्रा ऐसे बस लाइन खींच देते हैं। तो दारू है ये, और ये दारू। और इसके अलावा द्वीप, द्वीप और द्वीप। तो चपत मतलब क्या होता है, चपत मतलब होता है तमाचा, और चंपत मतलब क्या होता है, गायब। दारू मतलब क्या होता है, वृक्ष या पेड़, और दारू मतलब सभी को पता है। और द्वीप, द्वीप मतलब हाथी होता है, और द्वीप मतलब क्या होता है, टापू। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं पत्र लेखन संबंधी। दिया गया है व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है। तो व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य क्या होगा, स्थायी प्रलेख का या कुशल मंगल पूछने का। तो कुशल मंगल पूछने के लिए व्यावसायिक पत्र या प्रशासनिक पत्र तो लिखे नहीं जाते, शिष्टाचार निभाने के लिए भी नहीं लिखे जाते, आमंत्रण देने के लिए भी नहीं लिखे जाते। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे स्थायी प्रलेख का। तो व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य जो है अस्थायी प्रलेख के लिए होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है। तो टिप्पण लेखन क्या होता है, टिप्पण लेखन होता है कि जैसे कि कोई विचाराधीन पत्र है, यानी कि उस पर काम होना है, या कोई आवेदन है और उसको उस पर काम होना है, तो उस काम को होने के लिए यानी कि उसको निष्पादित या एग्जीक्यूट करने के लिए जो उच्च अधिकारी होता है वो सरल शब्दों में जो टिप्पणी लिखता है उसको बोलते हैं टिप्पण लेखन। और इसमें जो उच्च अधिकारी होता है हस्ताक्षर करता है दाईं ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका दाईं ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। दिया गया है अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप क्या होगा। तो सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप क्या होगा, श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका या श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय। तो अगर सफाई के अधिकारी को लिखना है तो मुख्यमंत्री महोदय तो लिखेंगे नहीं, न थाना अध्यक्ष लिखेंगे, न केवल अध्यक्ष लिखेंगे। तो नगर पालिका ही जो है साफ सफाई का कार्य करती है, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।